हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज से अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आप लोगों का स्वास्थ्य वगैरह भी ठीक होगा। आप सब लोगों का एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग यू सेट 2024 या 23 जो भी कह लीजिए, उससे संबंधित कुछ एमसीक्यू कर रहे थे। फर्स्ट पेपर से संबंधित, जिसमें रिसर्च वाला हमने पोर्शन लिया हुआ है। तो रिसर्च से यानी शोध प्रविधियाँ या शोध अभिक्षमता से 2 वीडियो हम लोग अपलोड कर चुके हैं और वैसे ठीक ही था आप लोगों का रिस्पांस। तो अब ये तीसरा वीडियो है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पर शुरुआत करें इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप नए हैं चैनल पर या तो फिर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, आज का पहला प्रश्न है ये, इनमें से अनुसंधान को किस रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। यानी कि अनुसंधान को क्या माना जाएगा, इसकी बात कर रहा है। आधारभूत, प्रयुक्त और क्रियात्मक अनुसंधान के रूप में। क्या क्रियात्मक अनुसंधान के रूप में है? बिल्कुल कहा जा सकता है। मात्रात्मक और गुणात्मक अनुसंधान, बिल्कुल है। दार्शनिक, ऐतिहासिक, सर्वेक्षण और प्रायोगिक अनुसंधान के रूप में, ये भी सही है। तो ये क्या हो गए, हमारे सभी सही हो जाएंगे। यानी इस सब अनुसंधान के प्रकार हैं। अनुसंधान के 2 मुख्य दृष्टिकोण अप्रोच कौन से हैं? इसमें है कि तथ्यों का संग्रह और विश्लेषण, सर्वेक्षण और प्रश्नावली, न्यायदर्श का चयन और तथ्यों का संग्रह, गुणात्मक और मात्रात्मक। कह रहा है 2 दृष्टिकोण कौन से हैं। ठीक है, तो यहाँ 2 दृष्टिकोण क्या हैं, गुणात्मक और मात्रात्मक होते हैं। ठीक है, ये 2 दृष्टिकोण हैं। ये यानी डायरेक्ट प्रश्न है और आप लोग यदि इनको याद कर लें, समझ लें, अच्छा रहेगा। एक शोधकर्ता यह जानना चाहता है, कुछ लोग आप लोगों में से ये भी यानी कमेंट करते हैं कि आप डायरेक्ट आंसर बताया करिए। डायरेक्ट आंसर तभी बताया जाता है जब आप लोगों ने में अधिकांशतः लोगों ने इनको अच्छी तरीके से पढ़ रखा हो। इसलिए मैं सोचता हूँ कि थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बता दूँ, तो जो लोगों ने पढ़ा नहीं है कभी शोध, उनको भी समझ में आ जाए। एक शोधकर्ता यह जानना चाहता है कि कैसे चर तत्व बच्चों की वर्तनी सीखने की क्षमता यानी स्पेलिंग लर्निंग एबिलिटी को प्रभावित करते हैं। इसके लिए उसने एक प्रयोग को नियत यानी कि एक जो प्रैक्टिकल है वो डिजाइन किया है। इस जानकारी को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित में से शोध का कौन सा उद्देश्य माना जाएगा। तो कौन सा उद्देश्य माना जाएगा? व्याख्या करना, विवरण करना, प्रभावित करना या भविष्यवाणी करना। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा व्याख्या करना। गुणात्मक अनुसंधान का अर्थ क्या होता है? वैसे इस वाले सेक्शन में ज़्यादातर अनुसंधान की प्रविधियाँ और अनुसंधान के प्रकार ये लिए गए हैं। तो गुणात्मक अनुसंधान का अर्थ क्या होता है? तो गुणात्मक अनुसंधान का अर्थ होता है, यह मुख्य रूप से घटना का समन्वेषण से संबंध रखता है। ये गुणात्मक है। गुणात्मक का मतलब है कि यह घटना के समन्वेषण से संबंध रखता है, ये गुणात्मक हो गया। और जब संख्यात्मक तथ्यों के संग्रह और विश्लेषण संबंध रखता है, इसे बोलते हैं मात्रात्मक। गुणात्मक का मतलब गुण को बताना। इसके बाद है ऐतिहासिक विधि, सर्वेक्षण विधि, दार्शनिक विधि, प्रायोगिक विधि। ये सभी क्या है, ये उसकी विधियां हैं। अब इसमें हमको इनको मिलाना है। ठीक है, इसके कूट ये हैं। ठीक है, ये कूट है और इनको क्या करना है, इससे हमको मिलाना है। ऐतिहासिक विधि, ठीक है, तो आप लोग जानते हैं ऐतिहासिक विधि से सिर्फ मिला दीजिए, क्या, एक को मिला दीजिए, अतीत की घटनाएं। ठीक है, इसमें एक कहाँ पर है, आपका ए या सी में से कोई सा भी आंसर हो जाएगा। इसके बाद है सर्वेक्षण विधि। सर्वेक्षण का मतलब होता है, ठीक है, कि सर्वेक्षण का मतलब है वर्तमान आयोजन। तो ये हो जाएगा 3। तो अब शायद इसमें से मतलब कि निर्धारित हम लोग कर सकते हैं।
तो सर्वेक्षण विधि 3 में आ गई, यानी ए में आ गई। तो ए यानी कि ए 1 और 3 और 2 और 4, ठीक है। तो इसमें 1 हो गया, 3 हो गया और 2 हो गया, और क्या चीज़ हो गया, 4। प्रायोगिक विधि भविष्य की प्रक्रिया पर आधारित होती है, दार्शनिक विधि दृष्टिकोण पर आधारित होती है। इनमें से किस प्रकार के अनुसंधान में एकत्रित पद्धतियों से तथ्यों और कारणों को जानने के लिए निष्पक्षता की विशेष रूप से आवश्यकता होती है। कह रहा है कि निष्पक्षता की आवश्यकता किस में होती है, मात्रात्मक मौलिक अनुसंधान, गुणात्मक अनुसंधान और उपरोक्त सभी में, ठीक है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि तथ्यों और कारणों को जानने के लिए निष्पक्ष विशेष यानी कि निष्पक्षता की विशेष रूप से आवश्यकता होती है, ठीक है। तो इसके लिए तथ्यों का जानना किससे होता है, मात्रात्मक से होता है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, मात्रात्मक जो अनुसंधान होता है उसमें जो है इसका यानी कि ज़्यादा आवश्यकता होती है। वैसे तो सभी में है। निम्नलिखित में से किस अनुसंधान को विकासात्मक अनुसंधान की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। विकासात्मक अनुसंधान कौन कहा जाता है, यानी कि इसका एक प्रश्न ये भी बनता है कि विकासात्मक अनुसंधान से क्या और कौन जाना जाता है। डेवलपमेंट रिसर्च, दार्शनिक, क्रियात्मक, वर्णनात्मक या सभी, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएंगे जितने भी हैं ये सभी विकासात्मक यानी अनुसंधान के अंतर्गत आते हैं। मनोविज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोगात्मक अनुसंधान को किस रूप में परिभाषित किया जाता है, यानी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को साइकोलॉजी में और एजुकेशन में कैसे ही प्रयोग किया जाता है। उद्दीपन प्रतिक्रिया अनुसंधान, विश्लेषणात्मक अनुसंधान, ऐतिहासिक अनुसंधान या घटनोत्तर अनुसंधान। तो इसमें जो उद्दीपन और प्रतिक्रिया अनुसंधान होता है यही मनोविज्ञान और शिक्षा में प्रयोगात्मक यानी प्रयोग के द्वारा इनको हम क्या कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं। प्रयोग के द्वारा विश्लेषण नहीं होता ना, प्रयोग के द्वारा ऐतिहासिक नहीं होता, प्रयोग के द्वारा घटना नहीं होता। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी शोध की विधि नहीं है। अवलोकन, ऐतिहासिक, सर्वेक्षण और दार्शनिक। तो इनमें जो शोध की विधि नहीं है वो है हमारा अवलोकन विधि। ये यानी शोध की विधि नहीं है ये, ठीक है। ये शोध की विधि नहीं है। ऐतिहासिक, सर्वेक्षण और दार्शनिक ये विधियां हैं। ये अवलोकन विधि जो है ये विधि ना होकर के, शोध की विधि ना होकर प्रक्रिया होती है। मौलिक अनुसंधान को आमतौर पर कौन सी परिस्थिति में किया जाता है। कक्षा में, क्षेत्र में, प्रयोगशाला की परिस्थितियों में और सामाजिक परिस्थितियों में। मौलिक अनुसंधान की बात कर रहा है तो मौलिक अनुसंधान को प्रयोगशाला की परिस्थितियों में किया जाता है। इनमें से किस प्रकार के शोध में मौजूदा परिस्थितियों में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। ओके, मौजूदा जो परिस्थितियां हैं उनमें जहां ध्यान की क्रिया यानी कि वो केंद्रित किया जाता हो सुधार के लिए, वो होता है क्रियात्मक शोध, ठीक है, एक्शन रिसर्च। इनमें से किस अनुसंधान में अतीत के अध्ययन के माध्यम से नए तथ्यों की खोज की जाती है। दार्शनिक अनुसंधान, ऐतिहासिक अनुसंधान, पौराणिक अनुसंधान, सामग्री विश्लेषण। तो इसमें ऐतिहासिक अनुसंधान से क्या किया जाता है, अतीत के अध्ययन, अतीत है ना तो ऐतिहासिक आएगा ही। वैज्ञानिक विधि का उपयोग किस संदर्भ में किया जा सकता है। केवल भौतिक विज्ञान और रसायन शास्त्र में, केवल सामाजिक विज्ञान में, शारीरिक और सामाजिक विज्ञान दोनों में, या इनमें से किसी में नहीं। तो जानते ही हैं कि शारीरिक और सामाजिक विज्ञान दोनों में हम वैज्ञानिक विधि का प्रयोग कर सकते हैं। वैज्ञानिक विधि का मतलब सिर्फ नहीं है जो विज्ञान में लगती हो। कौन से शब्द क्रियात्मक अनुसंधान को चिन्हित करते हैं। एक, अनुप्रयुक्त अनुसंधान, तत्काल समस्याओं को हल करने के लिए किया गया शोध। एक, अनुदैर्ध्य अनुसंधान और सिमुलेटिव अनुसंधान, ठीक है। देखिए इसका मतलब ही होता है, क्रियात्मक अनुसंधान का मतलब है कि दैनिक समस्याओं को हल करने के लिए जो शोध किया जाता है उसी को ही बोलते हैं, ठीक है, क्रियात्मक, यानी तात्कालिक समस्याओं का हल करने के लिए। प्राकृतिक अवलोकन की विधि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। प्राकृतिक अवलोकन, अव्यवस्था जैसा प्रकृति यानी कि अव्यवस्था जैसा कि प्रकृति में होता है, नियंत्रण
प्रयोग जिसके व्यवहार संबंधित कारक तत्वों को उजागर किया जा सके, विषयों का उनके प्राकृतिक वातावरण में निरीक्षण करने के लिए, विषयों का जीवन के विभिन्न चरणों में साक्षात करने के लिए। इनमें जो यानी कि यहाँ पर तो है प्रकृति में जैसा है ऐसा नहीं, प्राकृतिक अवलोकन की बात हो रही है, तो इसमें विषयों का उनके प्राकृतिक वातावरण में निरीक्षण करने के लिए ये होगा। इसके बाद है, इनमें से कौन सा व्याख्यात्मक अनुसंधान का एक रूप है जिसमें अनुसंधानकर्ता को कार्य एक सैद्धांतिक रूप यानी थ्योरेटिकल मॉडल को विकसित करना है और फिर यह तय करना है कि व्यावहारिक रूप से आंकड़े इस प्रतिरूप में कैसे उपयुक्त होते हैं। तो इसमें जो इन्होंने दिया हुआ है वो ये अनुसंधान की एक तरह से परिभाषा दी हुई है। तो इसमें अनुसंधानकर्ता का कार्य सैद्धांतिक प्रतिरूप को विकसित करना है और फिर यह तय करना है कि व्यावहारिक रूप से आंकड़े इस प्रतिरूप में कैसे प्रयुक्त रहते हैं। इसका कारण यानी कि ये होता है कारण प्रतिरूप, यानी कि कैजुअल मॉडलिंग के अंतर्गत आता है। बच्चों के पारिवारिक पालन पोषण का उनकी चिंता उन्मुखता पर क्या प्रभाव रहता है, इसका आकलन करने के लिए कौन सी सबसे उपयुक्त विधि है, व्यस्य अध्ययन, प्रायोगिक अध्ययन, सर्वेक्षण पद्धति या कार्योत्तर पद्धति। तो इसका सबसे जो है ना यानी कि अच्छा जो यानी कि पद्धति है वो कार्योत्तर पद्धति है। ठीक है, एक्स फैक्टो यानी एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड, यानी जहाँ जो है ठीक है वहीं से क्या करना है उसे देख करके और फिर निर्धारित करना है। अनुसंधान में वैज्ञानिक पद्धति का एक उद्देश्य कौन सा है? वैज्ञानिक पद्धति की बात कर रहा है। तथ्यों की व्याख्या में सुधार, अप्रमाणिक संबंधों को समाप्त करना, त्रिभुजीकरण प्रमाणित करना, नए चर का सूत्रपात करना। तो जो पेनी की वैज्ञानिक पद्धति का उद्देश्य होता है अप्रामाणिक संबंधों को समाप्त करना, यानी कि उसे प्रमाण द्वारा सिद्ध करना, और यही होता है यानी कि वैज्ञानिक अनुसंधान के अंतर्गत। इसके बाद आता है घटनाजन्य अनुसंधान शब्द किस प्रक्रिया से जुड़ा हुआ होता है? ठीक है, तो घटनाजन्य गुणात्मक भिन्नता से, विश्लेषण से, सहसंबंध अध्ययन से, संभाव्य आदर्शों से। घटनाजन्य का मतलब है किसी भी घटना से संबंधित, तो घटनाजन्य जो होता है वो अलग अलग होते हैं, तो भिन्नता के विश्लेषण से ये लिया जाता है। एक सेकंड, घटनाजन्य जो होता है ये भिन्नता से नहीं गुणात्मकता से होगा, गुणात्मक अनुसंधान से संबंधित होता है, यानी घटना और प्रभाव उन सभी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है इसके अंतर्गत। अगला प्रश्न है, कौन सा अनुसंधान दृष्टिकोण कारकों के मध्य में संबंध स्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त है? यानी कि जो कारक हैं उनके मध्य संबंध स्थापित करने के लिए कौन सा कारण तुलना, प्रायोगिक, सहसंबंधात्मक या वर्णनात्मक। तो इसमें जो कारकों के मध्य संबंध स्थापित करता है वह है प्रायोगिक अनुसंधान दृष्टिकोण। विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, मानवीय विषयों में अनुसंधान की महत्वपूर्ण पूर्वाकांक्षित वस्तुएं हैं, यानी कि इनके लिए कौन सी चीज़ें जरूरी हैं, यानी कि कौन कौन सी जो व्यवस्थाएं हैं उन्हें अनुसंधानकर्ता को सबसे पहले देखना होता है। तो प्रयोगशाला कौशल, अभिलेख, पर्यवेक्षण और विषय, पर्यवेक्षण, विषय, महत्वपूर्ण विश्लेषण और धैर्य, अभिलेखागार, पर्यवेक्षक, विषय और सोच में लचीलापन, विषय पर्यवेक्षक, अच्छा स्वभाव और पूर्वाग्रह विचार। बिल्कुल पूर्वाग्रह विचार तो होते ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है यानी कि प्रयोगशाला कौशल भी की आवश्यकता नहीं होती और विज्ञान में अभिलेखागार की आवश्यकता नहीं होती। तो हमारे पास रह गया पर्यवेक्षक, विषय, महत्वपूर्ण विश्लेषण और धैर्य। हमारा यही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अनुसंधान में पुस्तकें और अभिलेख यानी रिकॉर्ड तथ्यों के प्राथमिक स्रोत हैं? ठीक है, देखिए पुस्तकें और यानी अभिलेख
तो ये किसके स्रोत हो जाएंगे? आराम से, अभी वहाँ मैंने पुस्तकालय काट दिया ना, तो किसके हैं? ऐतिहासिक अनुसंधान की। ये वैज्ञानिक के और नैदानिक, नैदानिक का मतलब है जिनका निदान करना होता है, उसके लिए पुस्तक और अभिलेख नहीं। ठीक है, प्रयोगशाला के लिए प्रयोगशाला की जरूरत पड़ती है, ठीक है, ना कि पुस्तकें और अभिलेख की जरूरत होती है। ठीक है, भागीदारी अनुसंधान में, ठीक है, खुद भागीदार होते हैं, पुस्तकों अभिलेख की जरूरत नहीं होती। अनुसंधान का वह प्रकार है, अनुसंधान का वह प्रकार है इनमें से जो कि उपकल्पना या परिकल्पना और सिद्धांतों का इसलिए परीक्षण करता है ताकि यह समझा जा सके कि घटना क्यों और कैसे घटती है। ठीक है, तो इसमें घटना क्यों और कैसे घटती है, इस जो यानी कि शोध है, इसको प्रस्तुत करने के लिए वर्णनात्मक अनुसंधान नहीं होगा। इसमें किसी भी चीज़ के लिए यानी कि यह बताना है कि घटना कैसे हुई। उसके बाद भविष्य सूचक, यानी कि भविष्य में ऐसे कंडीशन आएगी तो ऐसा होगा, तो ये क्या है? ये भी नहीं हो जाएगा। व्याख्यात्मक अनुसंधान यही हो जाएगा हमारा। ठीक है, यानी कि उसकी व्याख्या किया जा सकता है कि घटना क्यों और कैसे घटती है। मौलिक अनुसंधान कौन सी क्षमता को दर्शाता है? मौलिक अनुसंधान नए विचारों को संश्लेषण करना, नए सिद्धांतों की व्याख्या करना, अनुसंधान के विषय में मौजूदा सामग्री का मूल्यांकन करना, या विभिन्न विषयों के बारे में मौजूदा साहित्य का अध्ययन करना। तो यहाँ पर जो मौलिक अनुसंधान है, इसका मतलब है नवीन, बिल्कुल नया अनुसंधान जिसमें कोई रोल ना हो। तो क्या हो जाएगा? नए सिद्धांतों का संश्लेषण नहीं, नए सिद्धांतों की व्याख्या करना, ये होना चाहिए। मौजूदा सामग्री तो जो है ना, यानी कि पहले से जो है ना मौलिक अनुसंधान, ये हो ही नहीं सकता। और मौजूदा साहित्य जहाँ पर भी है वो मौलिक नहीं होगा। अध्ययन का खोजपूर्ण, वर्णनात्मक, विश्लेषणात्मक या भविष्य सूचक अनुसंधान में वर्गीकरण किस पर आधारित है? इसमें तर्क पर, परिणाम पर, प्रक्रिया पर या उद्देश्य पर। तो खोजपूर्ण, वर्णनात्मक, विश्लेषणात्मक और भविष्य सूचक अनुसंधान, ये उद्देश्य, ठीक है, यानी कि खोजपूरक उद्देश्य, वर्णनात्मक उद्देश्य, विश्लेषणात्मक उद्देश्य या भविष्य सूचक उद्देश्य, यही है। उद्देश्य के आधार पर इसका वर्णन, यानी कि ये इन भागों में, यानी कि शोध को बांटा जा सकता है। इन अनुसंधान विधियों में से कारणता के संबंधों में सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण कौन सा है? कारणता, रीजन, प्रायोगिक, कारण तुलनात्मक, सहसंबंध और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें है, यानी कि अनुसंधान विधियों में कारणता संबंध का सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण कौन सा होगा? कारण तुलना नहीं। ठीक है, ये हम इसको एक्सपेरिमेंट के द्वारा, यानी प्रायोगिक द्वारा, यानी कि हम प्रमाण ले सकते हैं। केस स्टडी, यानी कि केस अध्ययन की सबसे बड़ी सीमा कौन सी है? यानी केस स्टडी का सबसे बड़ा नकारात्मक पक्ष कौन सा है? केस स्टडी का सबसे बड़ा कमी कौन सी है? ये पूछ रहा है कुल मिलाकर के इसमें। तो कुछ ही विषय हैं जिनके लिए यह उपयुक्त होता है, तो ये तो इसकी बड़ी सीमा नहीं है ना। इनमें से कोई नियंत्रण समूह नहीं है। ठीक है, केस स्टडी में नियंत्रण समूह नहीं पाया जाता, और ये इसकी यानी कि काफ़ी बड़ी कमी है। अगला देख लेते हैं। इसमें एक बड़े न्यायाधीश की आवश्यकता होती है, तो लिया जा सकता है कहीं पर भी, उनमें से कोई नहीं, तो हमारा ही हो जाएगा। इनमें कोई नियंत्रण समूह नहीं होता है, ये इसकी सबसे बड़ी यानी कि कमी है। इनमें से कौन सी अनुसंधान विधि को नियंत्रित अवलोकन कहा जा सकता है? नियंत्रित अवलोकन कौन होता है? ऐतिहासिक अनुसंधान, दार्शनिक अनुसंधान, क्षेत्र प्रयोग या उपर्युक्त सभी। देखिए, जब जो है ना, यानी कि इसमें कह रहा है नियंत्रित अवलोकन। नियंत्रित अवलोकन का मतलब है जब चाहो तब क्या करो, अवलोकन यानी प्रस्तुत करो, ना चाहो तो उसका भाग मत बनो। ठीक है, तो नियंत्रित अवलोकन होता है क्षेत्र प्रयोग में। क्षेत्र कार्य पर आधारित अनुसंधान को किस रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? अनुभव सिद्ध, ऐतिहासिक, प्रायोगिक, जीवनीय, यानी कि बायोग्राफिकल। तो क्षेत्र कार्य की बात कर रहा है, तो क्षेत्र कार्य जो है ना, किसके लिए?
अनुभव सिद्ध, यानी कि जा करके वहाँ पर अनुभव प्राप्त किया जाता है और फिर आ करके शोध को पूर्ण किया जाता है। कौन सा एक अनुदैर्ध्य अभिकल्प नहीं है? इनमें से अनुदैर्ध्य अभिकल्प कौन सा नहीं है? पैनल, क्रॉस सेक्शन, प्रवृत्ति और दोनों, ए और सी दोनों। तो इसमें कह रहा है कि अनुदैर्ध्य अभिकल्प यानी लॉन्गिट्यूडनल डिजाइन कौन सा नहीं है। ठीक है, तो क्योंकि क्रॉस आ गया ना, तो यही वाला क्या हो जाएगा? ये नहीं होगा। लॉन्गिट्यूडनल डिजाइन, एक शोधकर्ता आश्रित चरों के साथ शुरुआत करता है और फिर पीछे की ओर कदम बढ़ाता है, उसे क्या कहा जाता है? ध्यान दीजिए, आश्रित चरों की से शुरुआत करता है और फिर पीछे की ओर कदम बढ़ाता है। भावी सूचक अनुसंधान, पूर्वव्यापी अनुसंधान, खोजपूर्ण अनुसंधान या वर्णनात्मक अनुसंधान। ठीक है, तो इसे बोलते हैं पूर्वव्यापी अनुसंधान, यानी पहले से जो है ना रेट्रोस्पेक्टिक एस्पेक्टिक रिसर्च, पहले से अनुसंधान यानी कि उपस्थित है और उसे व्याप्त है, उसी को ही सिद्ध किया जाना है। जांचकर्ता द्वारा प्रभाव का पता लगाने के प्रयास को क्या कहा जाता है? सर्वे रिसर्च, पूर्वव्यापी कार्य अनुसंधान, ऐतिहासिक अनुसंधान या योगात्मक अनुसंधान। तो ये कहा जाता है पूर्वव्यापी कार्यतर, ठीक है, अनुसंधान। प्रयोगात्मक विधि का सार क्या है? सहसंबंध गुणांक के संबंध में कार्ल पियर्सन का सही गणना करना। योगात्मक विधि का सार यानी कि योगात्मक विधि के मूल में क्या है? विषयों से उनके व्यक्तिपरक अनुभव के बारे में प्रत्यक्ष रिपोर्ट प्राप्त करना, सावधानी पूर्वक परिमाण लेना और रिकॉर्ड रखना, कारण और प्रभाव संबंधी पहचान के लिए नियंत्रण का उपयोग करना। तो प्रयोग विधि का जो मूल है वह है कारण और प्रभाव के संबंध के, यानी कि यदि ये कारण होगा तो ये प्रभाव होगा, ये कारण होगा तो ये रिजल्ट आएगा, कि पहचान करने के लिए नियंत्रण का उपयोग करना। यही है प्रायोगिक विधि का मूल है। यानी प्रायोगिक विधि किसे कहते हैं ये भी कह सकते हैं। इनमें से कौन से अनुसंधान प्रतिमान वास्तविकता के व्यावहारिक दृष्टिकोण पर आधारित हैं? ठीक है, किसके? वास्तविकता के व्यावहारिक दृष्टिकोण पर आधारित कौन सा अनुसंधान है? तो मात्रात्मक अनुसंधान, गुणात्मक अनुसंधान, मिश्रित अनुसंधान या उपरोक्त में से कोई नहीं। वास्तविकता के यानी कि ये दोनों एकांगी होते हैं ना, तो मिश्रित अनुसंधान जिसमें मात्रात्मक गुणात्मक दोनों हो, यही वास्तविक अनुसंधान होता है। निम्नलिखित में से कौन से अनुसंधान प्रतिमान रिसर्च पैराडिग्म अपने निष्कर्षों के सामान्यीकरण के बारे में ज़्यादा चिंतनशील नहीं है? मात्रात्मक अनुसंधान, गुणात्मक अनुसंधान, मिश्रित अनुसंधान या इनमें से कोई सा नहीं। तो इनमें यानी कि ऐसा अनुसंधान प्रतिमान रिसर्च, ठीक है, अप्रोच जो अपने निष्कर्षों के सामान्यीकरण के बारे में ज़्यादा चिंतनशील नहीं, यानी उसमें ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो कौन है? गुणात्मक अनुसंधान है। इनमें से कौन सा मात्रात्मक क्वांटिटेटिव अनुसंधान का सबसे अच्छा वर्णन है? तो मात्रात्मक अनुसंधान का जो सबसे अच्छे वर्णन है, गैर संख्यात्मक तथ्यों का संग्रह करना, नहीं, ये बिल्कुल गलत है। शोधकर्ता द्वारा निरूपित उपकल्पनाओं की पुष्टि करने का प्रयास करना, ये तो जो है ना सभी यानी कि वो जितने भी अनुसंधान होते हैं उसमें पाया जाता है। खोजपूर्ण अनुसंधान और अनुसंधान जो कि नए सिद्धांतों का स्थापित करने का प्रयास करता है। ठीक है, ये मात्रात्मक अनुसंधान का सबसे अच्छी परिभाषा है। निम्नलिखित में से कौन से प्रायोगिक अनुसंधान के संदर्भ में सामान्य लक्षण है? प्रायोगिक अनुसंधान, तो इसमें जो लक्षण है वो यह मुख्य रूप से संख्यात्मक तथ्यों को संग्रह पर निर्भर करता है। बिल्कुल, यह कारण और प्रभाव के बारे में बिल्कुल ये तो है ही है। यह निगमनात्मक वैज्ञानिक विधि का उपयोग करता है, बिल्कुल सही है। तो ये सभी सही है, यानी हमारा उत्तर हो जाएगा डी, सभी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान कारण और प्रभाव के संबंधों के अस्तित्व के बारे में सबसे मजबूत
सबूत प्रदान करने के लिए उपयुक्त है। इसमें गैर प्रायोगिक अनुसंधान, प्रायोगिक अनुसंधान, ऐतिहासिक अनुसंधान और उपरोक्त में से कोई सा भी नहीं। तो इसमें है प्रायोगिक अनुसंधान। ये जो क्या करता है, अपने लिए मजबूत सबूत प्रदान करता है। इनमें से कौन से अनुसंधान में शोधकर्ता एक स्थिति के लिए गुणात्मक प्रतिमान और दूसरी स्थिति के लिए मात्रात्मक यानी कि प्रतिमान का प्रयोग करता है। यानी कि एक स्थिति में गुणात्मक लेता है, अगली स्थिति में क्या करता है, मात्रात्मक ले लेता है। ये इसकी बात यानी कि ये कर रहे हैं। तो यहाँ पर है यानी कि इसका मतलब है कि दोनों हैं, तो दोनों होता है तो क्या होता है, मिश्रित अनुसंधान विधि। इनमें से कौन सा अनुसंधान अतीत के रूप में किसी घटना को समझने के लिए किया जाता है? अतीत की घटना के करने के लिए कौन सा प्रयोग किया जाएगा? तो प्रायोगिक, ऐतिहासिक, पुनरावृत्ति की अभिलेखी अनुसंधान। तो इसमें अतीत के लिए है, संबंधित है, तो कौन सा हो जाएगा, ऐतिहासिक। कौन से प्रकार की शोध स्थानीय समस्याओं के उपयोग में लाई जा सकती हैं? क्रियात्मक, मूल, भावी और अनुसंधान। ठीक है, तो जो एक्शन रिसर्च है, क्रियात्मक अनुसंधान, ये स्थानीय समस्याओं के उपयोग में लाई जा सकती हैं। आधार वाक्यों के समूह से निष्कर्ष निकालने को किस प्रकार का तर्क कहा जाता है? बुद्धिवाद, निगमनात्मक, आगमनात्मक और संभाव्य। ठीक है, तो ये आगमनात्मक, ठीक है, आधार वाक्यों को समूह में निष्कर्ष निकालने के लिए इंडक्टिव मेथड है। इनमें से कौन सा अनुसंधान विभिन्न लोगों के लिए एक ही चर का उपयोग करके निष्कर्षों की जांच करता है? अन्वेषण, परिकल्पना, पुनरावृत्ति और अनुभववाद। ठीक है, तो इसमें जो अनुसंधान विभिन्न लोगों के लिए एक ही चर का उपयोग करता है, तो एक ही चर का उपयोग करने वाला कौन सा है? पुनरावृत्ति। इनमें से कौन सी प्रामाणिक दृष्टिकोण विधि है? यानी कि निगमनात्मक, आगमनात्मक, परिकल्पना या प्रतिरूप। कह रहा है प्रामाणिक जो विधि है इसमें से कौन सी है? तो निगमनात्मक जो विधि है वो प्रामाणिक विधि है। निम्नलिखित में से कौन सी विधि अनुसंधान में उत्पादक दृष्टिकोण की वैज्ञानिक विधि है? उत्पादक, ठीक है, दृष्टिकोण की विधि जो है वो निगमनात्मक, आगमनात्मक, परिकल्पनात्मक, प्रतिरूपात्मक। ठीक है, तो इसमें वैज्ञानिक विधि है आगमनात्मक। चित्रांकन निष्कर्ष की कौन सी विधि जनसंख्या यानी कि वही ड्राइंग और कंक्लूजन के प्रत्येक उदाहरण के अवलोकन पर आधारित होती है? ठीक है, तो वैज्ञानिक विधि, निगमनात्मक विधि, आगमनात्मक विधि या द्वंद्वात्मक विधि। तो इसमें जो निगमनात्मक विधि होती है, ठीक है, वो जनसंख्या के प्रत्येक उदाहरण के अवलोकन पर आधारित होती है। निम्नलिखित में से कौन सी अच्छे सिद्धांत या स्पष्टीकरण की विशेषता नहीं है? इसमें है मितव्ययी, परीक्षण योग्य, विभिन्न स्थितियों में लागू करने के लिए पर्याप्त और सभी। तो इसमें अच्छे सिद्धांत या स्पष्टीकरण की विशेषता है मितव्ययी। अच्छा सॉरी, कौन सी अच्छे सिद्धांत या स्पष्टीकरण की विशेषता नहीं है? मितव्ययी जो है ना, उतना कम से कम भी नहीं, वो परीक्षण योग्य और यह विभिन्न स्थितियों में लागू करने के लिए पर्याप्त है। अच्छा सिद्धांत या स्पष्टीकरण की विशेषता इसमें से कौन सी है? तो इसमें से ये हमारे क्या हो जाते, कौन सी ऐसी विशेषता नहीं है? तो इसमें आता है ये, यह विभिन्न परिस्थितियों में लागू करने के लिए क्या होती है, पर्याप्त होती है। इनमें से कौन सी वैज्ञानिक विधि इन चरणों का अनुसरण करती है? यानी कि पहले अवलोकन, फिर प्रतिरूप और फिर क्या, सिद्धांत। ठीक है, यानी कि अवलोकन, प्रतिरूप और सिद्धांत। तो आगमनात्मक, निगमनात्मक, ऊपर से नीचे या उपरोक्त में से कोई सी भी नहीं। तो इसमें आगमनात्मक, अवलोकन,
फिर प्रतिरूपण और फिर सिद्धांत। इनमें से कौन सी पुष्टि दृष्टिकोण की वैज्ञानिक विधि है? निगमनात्मक, आगमनात्मक, प्रतिरूप और क्या है? परिकल्पना। तो इसमें पुष्टि दृष्टिकोण की विधि कौन सी है? निगमनात्मक। यानी कि पहले क्या, यानी कि पहले नियम बता दीजिए, फिर बाद में उसे क्या करिए? पुष्टि करिए। ये निगमनात्मक विधि है। इनमें से किसको सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान के परिप्रेक्ष्य में संबद्ध किया जा सकता है? कारण अनुसंधान, अनुभवजन अनुसंधान, सहसंबंधात्मक अनुसंधान और उपरोक्त सभी। तो इसमें से जो अनुभवजन्य अनुसंधान है, ठीक है, ये सामाजिक विज्ञानों से संबंध किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक विधि परीक्षण परिकल्पना पर केंद्रित सिद्धांतों को विकसित करती है या होती है? निगमनात्मक विधि, आगमनात्मक विधि, परिकल्पनात्मक विधि या प्रतिरूपण विधि? तो इसमें से निगमनात्मक विधि जो होती है वो हमारी परिकल्पना पर केंद्रित सिद्धांतों को विकसित करती है। परिकल्पना बनाया, फिर उसके बाद उसे सिद्ध करना होता है। निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक पद्धति नई परिकल्पना यानी हाइपोथेसिस और सिद्धांत को उत्पन्न करने पर केंद्रित होती है? निगमनात्मक विधि, आगमनात्मक विधि, दोनों या उपर्युक्त में से कोई सा भी नहीं। देखिए, इसमें कह रहा है कि वैज्ञानिक पद्धति नई परिकल्पना बनाने और सिद्धांतों को उत्पन्न करने पर केंद्रित होती है। मतलब कि निगमनात्मक विधि है पहले नियम बनाओ फिर उसे सिद्ध करो, और आगमनात्मक विधि है कि सिद्ध करके लास्ट में नियम बनाओ। तो ये हो जाएगा हमारा कौन सी? आगमनात्मक विधि। शोधकर्ता के लिए कारण संबंध में कौन सी अनुसंधान विधि सबसे उपयुक्त है? प्रयोगात्मक, व्यक्ति अध्ययन, सहसंबंधात्मक और प्राकृतिक अवलोकन। तो इसमें है प्रयोगात्मक विधि। ठीक है, कारण संबंध ये होगा तो ये होगा, घटना घटेगी। एक क्षेत्र प्रयोग फील्ड एक्सपेरिमेंट को किस संदर्भ में लिया जाता है? वास्तविक संसार, प्रयोगशाला, वास्तविक संसार प्रयोगशाला दोनों, और प्राकृतिक वातावरण। यानी कि फील्ड एक्सपेरिमेंट क्षेत्र में अध्ययन करने के लिए, तो जब क्षेत्र में अध्ययन करने के लिए कोई जाता है तो उसे वास्तविक संसार की आवश्यकता होती है, प्रयोगशाला की बिल्कुल नहीं होती। जैसे कोई यदि यानी गढ़वाल के, कुमायूं के किसी लोक नृत्य के विषय में जानना चाहता है तो उसे वहाँ पर जाना पड़ेगा और उसे देखना पड़ेगा, और देखेगा, फिर उसके बाद वो क्या करेगा? उस चीज़ का अध्ययन करेगा। अब वहाँ पर पहुँचने के बाद, ठीक है, उसे हम अवलोकन विधि बोलते हैं। अब अवलोकन विधि में वो अपने आप को इन्वॉल्व करता है या दूर रह करके लोगों से पूछता है, वो अलग मैटर है। वैज्ञानिक विधि की विशेषताओं को अनिवार्य रूप से किस में शामिल किया जाता है? प्रयोगशाला में केवल, नियंत्रित अवलोकन में, विश्लेषण तैयार करने में, या उपरोक्त सभी में? तो नियंत्रित अवलोकन में क्या किया जाता है? वैज्ञानिक विधि का और यानी कि अनिवार्य रूप से प्रयोग किया जाता है। एक सहसंबंधी अध्ययन का निर्धारित करता है? स्वतंत्र और आश्रित चरों के बीच संबंध, प्रतिभागी पर पर्यवेक्षण यानी ऑब्जर्वेशन, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन पर प्रभाव, सहसंबंधी की बात कर रहा है, कोरिलेशन, कारण और प्रभाव संबंध, और दो घटनाओं के बीच संबंध। तो ये जो है ना सहसंबंध जो है ना, दो घटनाओं के मध्य संबंध को, ठीक है, और इनका फिर दोनों का अध्ययन करना पड़ता है। ठीक है, दोनों का अध्ययन करना आवश्यक होता है, तभी कोई निर्णय लिया जा सकता है। इनमें से किस गुणात्मक अनुसंधान का विशेष गुण माना गया है? गुणात्मक अनुसंधान का विशेष गुण कौन सा है? निगमनात्मक, आगमनात्मक, प्रेरक होना, या इनमें से कोई सा भी नहीं? तो गुणात्मक अनुसंधान आगमनात्मक होता है। इनमें से कौन सी अनुसंधान विधि सिद्धांत सृजन यानी कि थियरी जनरेशन से संबंधित है? तो इनमें से आगमनात्मक जो है वो सिद्धांत सृजन, अर्थात आगमनात्मक में सिद्धांत बनाया जाता है, निगमनात्मक में सिद्धांत को सिद्ध किया जाता है। जैसे आप लोग
10वीं में, 8वीं में, 7वीं में प्रमेय पढ़ते थे ना, कि जो उसमें है समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग और शेष दो भुजाओं पर बने हुए वर्गों के योगफल के बराबर होता है। इसे बाद में हम सिद्ध करते थे, इसे निगमनात्मक विधि कहते हैं। और जब हम क्या करें, यानी कि कोई अध्यापक क्या करता है, हमको फार्मूला सिद्ध करके दिखाता है। पहले फार्मूला बनाता है, यानी कि वो लिखता है, फिर फार्मूला एक क्लास में बन करके आता है, तो हमें बताता है देखो ये फार्मूला है और इस फार्मूले को क्या करना है, अब आगे यूज करना है, वो आगमनात्मक है। इनमें से कौन सा अनुसंधान सिद्धांत के परीक्षण से संबंधित है? ठीक है, तो अनुसंधान सिद्धांत के परीक्षण से संबंधित इसमें हमारा आगमनात्मक, निगमनात्मक दोनों प्रेरक और क्या चीज है? ठीक है, तो इसमें है निगमनात्मक। एक गैर सरकारी संस्था ग्राम पंचायत में बच्चों के अभियान के प्रभावों को देखने के लिए अध्ययन का आयोजन करती है। यह एक उदाहरण है किसका? वर्णनात्मक अध्ययन का, क्षेत्र प्रयोग का, घटनोत्तर अनुसंधान का, या ऐतिहासिक अनुसंधान का। सबसे पहले क्या करिए, ऐतिहासिक अनुसंधान को बिल्कुल काट दीजिए। घटना कुछ नहीं है तो घटना को भी काट दीजिए। अब वर्णनात्मक है यानी कि क्षेत्र प्रयोग है, तो यानी कि अपने यहाँ के बच्चों को ना, तो ये क्षेत्र प्रयोग है। अध्ययन का, क्योंकि उस सिर्फ गांव का निर्णय होगा, संपूर्ण क्षेत्र का निर्णय नहीं होगा, तो क्षेत्र विशेष से है वो। संपूर्ण प्रदेश का, संपूर्ण यानी देश का नहीं होगा, उससे निर्धारित नहीं कर सकते हैं। अध्ययन का वर्गीकरण किस खोजपूर्ण, वर्णनात्मक, विश्लेषणात्मक या अभावी सूचक अनुसंधान पर आधारित है? तो इसमें है अनुसंधान के तर्क पर, शोध के परिणाम पर, अनुसंधान की प्रक्रिया पर और अनुसंधान के विषय पर। इसमें ये अनुसंधान के विषय पर, ठीक है, निर्भर करता है। इसके बाद है एक दीर्घकालिक अनुसंधान अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो दीर्घकालिक अनुसंधान अध्ययन को क्या कहा जाता है? क्रॉस अनुभागीय अनुसंधान, अनुदैर्ध्य अनुसंधान, अनुसंधान विधि, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसे हम अनुदैर्ध्य अनुसंधान कहते हैं। कह रहे दीर्घकालिक अनुसंधान अध्ययन, यानी कि काफी समय तक लग रहा हो अध्ययन में, जब तब। अनुदैर्ध्य यानी लॉन्गिट्यूडनल और क्रॉस अनुभागी यानी कि क्रॉस सेक्शनल अनुसंधान के बीच मुख्य रूप से क्या अंतर है? तो मुख्य रूप से इसमें अंतर है आंकड़ों के संग्रह की आवृत्ति, प्राथमिक बनाम माध्यमिक, शोधकर्ता की योग्यता, या उनमें से कोई नहीं। तो ये तो शोधकर्ता की योग्यता तो होगी नहीं, इसी में आंकड़ों के संग्रह करने की आवृत्ति। अनुसंधान परिकल्पना को परिभाषित करने का एक उपयोगी तरीका है, क्योंकि यानी कि अनुसंधान जो परिकल्पना है, हाइपोथेसिस है, उसे परिभाषित करने का एक क्या है? तरीका है। कारण क्या चीज़ है? यह पाठक को प्रभावित करता है, या परीक्षण योग्य प्रस्ताव के विकास की अनुमति देता है, या शोध के निष्कर्ष के लिए निर्विवाद प्रमाणों को कायम करने की अनुमति देता है। ठीक है, या यह उपयुक्त रूप से वैज्ञानिक है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है ना, हमें ये बताना है कि अनुसंधान जो होता है वो परिकल्पना को परिभाषित करने का एक तरीका है। क्यों? कारण पूछ रहा है। ठीक है, तो यह पाठक को प्रभावित करता है, बिल्कुल पाठक से कोई संबंधित है नहीं। यह परीक्षण योग्य प्रस्ताव के विकास की अनुमति देता है, बिल्कुल यही सही है। क्योंकि जब तक, यानी कि यही कहा जाता है अनुसंधान परिकल्पना की क्या है, यानी कि ये परीक्षण है। ठीक है, तो यहाँ पर ये परिकल्पना वगैरह इनका है ही नहीं है। परिकल्पना का मतलब सिर्फ परीक्षण से संबंधित। इनमें से कौन सी अनुसंधान विधि भारत सरकार द्वारा हर 10 वर्ष के बाद जनगणना के आयोजन के लिए की जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा पूछ लेता है। प्रकरण अध्ययन, विकासात्मक अध्ययन, सर्वेक्षण, या प्रायोगिक। ठीक है, तो ये क्या होता है? एक सर्वेक्षण होता है। एक 9 वर्षीय 7 वर्षीय की तुलना से लंबा है, यह एक किसका उदाहरण है? यानी 9 वर्ष का बच्चा 7 वर्ष के बच्चे से लंबा है। लंबवत अध्ययन, क्रॉस अनुभागीय अध्ययन, प्रयोगात्मक अध्ययन और प्रकरण अध्ययन। तो यहाँ पर क्या चीज़ हो गया?
ये आपका प्रयोग तो होगा ही नहीं, प्रकरण भी नहीं होगा, लंबवत भी नहीं होगा, क्या होगा, क्रॉस यानी कि अध्ययन होगा। ये मूलभूत अनुसंधान और अनुप्रयुक्त अनुसंधान के बीच क्या अंतर है? मूलभूत प्रक्रिया, न्यायादर्श का आकार, उपयोगिता या उपरोक्त सभी। तो इसमें मूलभूत अनुसंधान और अनुप्रयुक्त अनुसंधान, इसमें इनकी उपयोगिता का क्या है, यानी कि मुख्य रूप से अंतर है, अन्यथा उसका प्रक्रिया तो समान ही होती सबकी। एक वास्तविक विश्व प्रयोगशाला बनाने के लिए किस प्रकार की विधि का उपयोग किया जाता है? यानी कि विश्व प्रयोगशाला बनाना, सहसंबंधी गुणांक, क्षेत्र प्रयोग, प्रकरण अध्ययन, यादृच्छिक नियत कार्य। ठीक है, तो ये होता है क्षेत्र प्रयोग, क्योंकि पूरे क्षेत्र को ही एक प्रयोगशाला बना लिया जाता है। एक शोध अध्ययन में परीक्षा के यानी प्रदर्शन पर इंटरनेट सर्फिंग के प्रभाव को जानने के विश्लेषण करना है, और उसमें यह पाया गया कि जैसे ही इंटरनेट सर्फिंग में प्रयुक्त समय बढ़ता है, परीक्षा प्रदर्शन कमतर होता जाता है। यह अध्ययन एक उदाहरण है। किस चीज का उदाहरण है? यह प्रयोगात्मक विधि का, सहसंबंधी अनुसंधान का, प्रकरण का, या उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, ये एक दूसरे से क्या है, संबंधित है, तो ये क्या हो जाएगा, सहसंबंधी अनुसंधान का ही उदाहरण है। सामाजिक विज्ञान में सिद्धांत और मानव कार्य की व्याख्या की विधि किसके साथ जुड़ी हुई है? सामाजिक विज्ञान में सिद्धांत और मानव कार्य की व्याख्या विधि किसके साथ जुड़ी हुई है? और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि हम लोगों का प्रयास आप लोगों को कुछ अच्छा लग रहा है, तो आप नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और अपने ग्रुप्स में इसको यानी कि आप शेयर भी कर सकते हैं। तो सामाजिक विज्ञान में सिद्धांत और मानव कार्य की व्याख्या की विधि किसके साथ जुड़ी होती है? धर्मशास्त्र, ठीक है, हेरमेनेयूटिक्स, ऑन्टोलॉजी, ठीक है, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा धर्मशास्त्र है, तो इससे तो कोई लेने देना नहीं है, ऑन्टोलॉजी से नहीं है, ये हेरमेनेयूटिक्स यानी कि हेरमेनेयूटिक्स इस विधि से यानी कि सीधा संबंधित है। एक शोधकर्ता द्वारा लोगों के मूल निवास में सामाजिक व्यवहार का अवलोकन करने के लिए कौन से अनुसंधान विधि का उपयोग किया जाएगा? प्रकरण, प्रयोगात्मक, सहसंबंधी या प्राकृतिक अवलोकन। तो इसमें वहां पर जा करके और उनके व्यवहार का अध्ययन अवलोकन करने के लिए कह रहा है, सीधा सीधा दिया हुआ है, तो क्या चीज हो जाएगा, प्राकृतिक अवलोकन विधि, और कुछ करना नहीं है। दो चरों के अध्ययन के विषय में एक चर मूल्य में ऊपर और दूसरा नीचे चला जाता है, तो उसे किस रूप में जाना जाता है? सकारात्मक सहसंबंध, कोई सहसंबंध नहीं, नकारात्मक सहसंबंध, अस्थिर सहसंबंध। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, एक अधिक नीचे चला जाता है, एक अधिक ऊंचा चला जाएगा, तो नकारात्मक सहसंबंध हो जाएगा। तो गाइस, ये थे हमारे कुछ लगभग 50-60 प्रश्न नहीं, 60-70 प्रश्न जो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हाँ, यदि आप लोग ये 2-3-4 जो भी है रिसर्च मेथोलॉजी वाली, यदि आप लोग यानी वीडियो देख लेते हैं 2-3 बार, तो आराम से जो है आपका जो 5 प्रश्न आने हैं, वो 5 प्रश्न आपको यहाँ से ज़रूर मिल जाएंगे। नहीं सीधे सीधे, तो जो मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, ऐसे आधार से आप उनको जो है ना निर्धारित कर सकते हैं। ठीक है, ओके, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने ग्रुप्स में शेयर कीजिए, जिससे कि लोग और हम लोगों के साथ जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, अब समय बिल्कुल नहीं रह गया है, और मेहनत कीजिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।